कभी सोचा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट आखिर इतना पावरफुल है कैसे? मतलब इसकी बुनियाद क्या है, इसकी शक्तियां और इसकी आज़ादी, ये सब आता कहाँ से है? तो आज हम गिनाव यही करने वाले हैं। संविधान के आर्टिकल्स 121 से 140 की दुनिया में गोता लगाएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही काम का है, और वैसे भी हर किसी को ये जानना तो चाहिए ही। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति, हमारा सुप्रीम कोर्ट, आखिर काम कैसे करता है? इसकी पावर्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और ये सब तय कौन करता है? इसका जवाब देखिए कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपा है। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे बुनियाद की, फिर जजों की नियुक्ति और उनको हटाने के प्रोसेस की, उसके बाद कोर्ट की जबरदस्त शक्तियों की, और आखिर में देखेंगे कि कोर्ट की आज़ादी और अखंडता को कैसे बचाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, न्याय की नींव। यानी वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एस्टैब्लिश करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 34, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था की पूरी ताकत है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 33 दूसरे जज, और ये संख्या तय होती है आर्टिकल 124 के तहत, जो कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो आर्टिकल 124, इसे आप सुप्रीम कोर्ट की नींव का पत्थर समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार बात से शुरू होता है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। बस इन्हीं चंद शब्दों से देश की सबसे बड़ी अदालत वजूद में आती है। अच्छा, तो ये अदालत बैठेगी कहाँ? आर्टिकल 130 कहता है नई दिल्ली में। लेकिन इसमें एक मजेदार बात है, संविधान प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो देश में कहीं भी कोर्ट की सीट तय कर सकते हैं, ताकि न्याय लोगों के लिए और एक्सेसिबल हो सके। तो ठीक है, इमारत तो बन गई, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाते हैं, यानी हमारे जजेस। दूसरा हिस्सा इसी पर है, जजों को चुना कैसे जाता है और उनकी जवाबदेही कैसे तय होती है। यह पूरा प्रोसेस ना कई लेयर्स में होता है। आर्टिकल 124(2) कहता है कि प्रेसिडेंट जजों को अपॉइंट करेंगे, लेकिन यह होता है कोलिजियम सिस्टम के जरिए, जिसमें सीनियर जज ही नामों की सिफारिश करते हैं। फिर आर्टिकल 125 ये पक्का करता है कि उनकी सैलरी सुरक्षित रहे, जो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और हाँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडहॉक जजों का भी प्रोविजन है, मतलब कि न्याय का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी जज को हटाना ये लगभग नामुमकिन है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। आर्टिकल 124(4) इसके लिए बहुत ही सख्त शर्त रखता है, सिर्फ साबित हो चुके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, और वो भी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के जरिए। ये एक तरह का किला है जो जजों की आज़ादी को बचाता है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के फैसले दे सकें। तो हमने कोर्ट का स्ट्रक्चर और जजों के बारे में समझ लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कोर्ट की जबरदस्त शक्तियां। आखिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या क्या सकता है? सबसे पहले तो आर्टिकल 129 इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके सारे फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो एक तरह से कानून बन जाते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, इसके पास अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए सजा देने की पावर है। ये एक बहुत बड़ा टूल है जिससे ये पक्का होता है कि कोर्ट के फैसलों का सम्मान हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि देश के सबसे बड़े झगड़ों के लिए ये फाइनल रेफरी है। जब केंद्र और राज्य के बीच या दो राज्यों के बीच कोई टकराव होता है तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। यही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का बैलेंस बनाए रखता है। और जब बात इंसाफ की हो तो सारे रास्ते आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक ही जाते हैं। ये अपील के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत है। मामला चाहे संविधान से जुड़ा हो, कोई सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे तो आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। लेकिन इन सारी पावर्स के अलावा संविधान सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी असाधारण शक्ति देता है, एक ऐसी पावर जो किसी नियम कानून से बंधी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कोर्ट के अपने विवेक पर, उसकी अपनी समझ पर निर्भर करती है। और वो पावर है आर्टिकल 136, स्पेशल लीव पिटीशन, जिसे हम SLP भी कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को एक अनोखी ताकत देता है कि वो इंसाफ के लिए कहीं भी दखल दे सकता है। देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त दे सकता है। ये आपका हक नहीं है, ये पूरी तरह से कोर्ट का विवेक है, और यही चीज़ इसे संविधान के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक बनाती है।
और हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गलतियां सुधार सकता है। आर्टिकल 137 उसे अपने ही फैसलों को रिव्यू करने की पावर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि न्याय कोई पत्थर की लकीर नहीं है और इंसाफ की तलाश में खुद को सही करने की हिम्मत सबसे ऊपर है। और आखिर में बात करते हैं उस ढाल की जो इन सब शक्तियों की हिफाजत करती है, आज़ादी और अखंडता। क्योंकि पावर्स का कोई मतलब नहीं अगर वो बिना किसी पक्षपात के इस्तेमाल ना हो। तो हमारा संविधान ये आज़ादी कैसे पक्की करता है, चलिए देखते हैं। यह है सेपरेशन ऑफ पावर्स का सबसे बढ़िया उदाहरण। आर्टिकल 121 और 122 एक तरह की संवैधानिक दीवार बनाते हैं। आर्टिकल 121 कहता है कि पार्लियामेंट में जजों के बर्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी सिवाय इम्पीचमेंट के वक्त। और आर्टिकल 122 कहता है कि कोर्ट पार्लियामेंट की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकता। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक दूसरे के काम में दखल न दे। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो हैं ये 5 आर्टिकल्स। आर्टिकल 121 जो जजों की ढाल है, आर्टिकल 124 जो कोर्ट की नींव है, आर्टिकल 129 जो इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है, आर्टिकल 31 जो इससे फेडरल रेफरी की भूमिका देता है, और हाँ, आर्टिकल 136 यानी SLP की असाधारण शक्ति। और आखिर में छोड़ जाते हैं इस एक सवाल के साथ। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति और विधायिका के अधिकार के बीच का जो संतुलन होता है, वही असल में उस देश के संविधान की ताकत तय करता है। ये बैलेंस ही हमारे पूरे सिस्टम की जान है और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।